नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ में अपन ने अभी तक 6 क्लासेस कर ली हैं और ये 7वीं क्लास है। अभी तक अपन ने जितने भी क्लासेस ली हैं वो सारी क्लासेस अपने चैनल पर जब आप जाएंगे तो उसके अंदर प्लेलिस्ट के अंदर अपने को एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। एम्स, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए ये वाली प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स के भी क्वेश्चंस जो अपने कराए थे वो फिजिक्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, बायोलॉजी की क्लासेस भी मिल जाएंगी और फिजिक्स की क्लासेस और भी अभी आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री क्लासेस भी ला रहे हैं। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुड़े। अभी आप देख रहे हैं अपने चैनल पर कुछ बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए क्वालिटी वाला जो कंटेंट है वो लेकर आ पाएँ। ठीक है, आपकी जब सब्सक्राइब करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम आपके लिए फिर और ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और आपके लिए प्रोडक्टिव काम करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसने प्रिज्म श्वेत प्रकाश, हरे शैवाल, क्लेडोफोरा तथा वायवीय जीवाणु प्रयुक्त किए तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम को आरेख किया। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार कि हु यूज प्रिज्म, वाइट लाइट, ग्रीन एल्गा, क्लेडोफोरा, एरोबिक बैक्टीरिया एंड प्लॉटेड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस किसने सबसे पहले प्रिज्म का यूज किया था, जो कि क्लेडोफोरा एक एरोबिक बैक्टीरिया है, उसका भी यूज हुआ था उसके अंदर, और ये इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये एनसीईआरटी में देखो, एक बार अच्छे से एनसीईआरटी में से पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से और ज़्यादा क्लियर होगी, आपको ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने में मदद मिलेगी। देखो, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन, ये थे टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने क्या किया था, उन्होंने प्रिज्म की सहायता से, उन्होंने देखिए पहली बात तो कि प्रिज्म जिन्होंने भी यूज़ किया था वो कौन थे, एंजलमैन थे। सिर्फ इन्होंने, एंजलमैन ने ही प्रिज्म का यूज किया था। एंजलमैन ने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रम में भी अवयव में तोड़ा था। जैसे मान लीजिए ये एक प्रिज्म है, इस पर आप व्हाइट लाइट को डालते हैं तो ये व्हाइट लाइट जो है 7 रंगों के अंदर टूट जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विग्योर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने जब प्रिज्म की सहायता से प्रकाश के स्पेक्ट्रम को क्या कर लिया था, घटकों के अंदर कर लिया था, उनको तोड़ लिया था प्रकाश को। ठीक है, इन्होंने हरे शैवाल, क्लेडोफोरा का यूज किया था। ठीक है, बैक्टीरिया मुख्यतः कहाँ पर, क्लेडोफोरा के अंदर जो बैक्टीरिया थे मुख्यतः लाल और नीले प्रकाश के अंदर गए थे। यहाँ पर लाल और नीले प्रकाश के अंदर एकत्रित हो गए थे और इन्होंने इस प्रकार से ये क्या किया था, एक्टिव, जहाँ पर सक्रिय स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या किया था, इन्होंने ही बनाया था। सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किसने बनाया था, टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। किसने किया था सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम, एंजलमैन ने किया था। किसने किया था, एंजलमैन ने किया था। सैक आता है, जूलियस वॉन सैक ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में फूड स्टोर होता है। ठीक है, ये एंजलमैन की बात होगी। एंजलमैन ने एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, प्रिज्म का यूज किया था, जबकि सैक ने क्या बताया था कि ये स्टार्च के रूप में किसको करते हैं, फूड को रिजर्व करते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर। फोटोलाइसिस कहाँ पर होता है, मतलब कि जल का अपघटन, जल कहाँ पर टूटता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, यहाँ पर आप एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रकाशिक अपघटन कहाँ पर होता है, इसके लिए देखो एनसीईआरटी में, यहाँ पर एनसीईआरटी में आ जाइए। एनसीईआरटी में आप इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी के अंदर, और मैं आपको एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस भी देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट में हर बार बोलता हूँ कि कंसेप्ट जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता होगा उस क्वेश्चन के पीछे की, तो आप ऐसे ही 100 क्वेश्चन और कर सकते हैं। इसीलिए उस कंसेप्ट को जरूर अच्छी तरीके से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये थाइलकोइड क्या है, थाइलकोइड झिल्ली है। ठीक, क्या है ये, थाइलकोइड झिल्ली है। ये सारी थाइलकोइड झिल्ली है, ये थाइलकोइड झिल्ली है, ये दोनों थाइलकोइड झिल्ली है। ओके, अब इसके थाइलकोइड झिल्ली के बीच में ये है क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो सिस्टम है, फोटोसिस्टम सेकंड के ऊपर जब प्रकाश पड़ती है तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ये रहा वाटर। इस वाटर का जब यहाँ पर क्या होता है, अपघटन होता है, वाटर का अपघटन होता है और यहाँ पर बनता है ऑक्सीजन प्लस H2। ये ऑक्सीजन और H जो H+ बना है, हाफ ऑक्सीजन
प्लस H प्लस जो बना है ये कहाँ पर हो रहा है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में हो रहा है, किसमें, अवकाशिका बोलते हैं जिसको, कि थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर ये H प्लस की सांद्रता जब बढ़ती है तो इससे ATP बनती है, प्रवणता प्रेस जो ये ग्रेडियंट इसके अंदर बन पाता है जिससे ATP सिंथेसिस होती है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि जो जल का अपघटन है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होती है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होती है, थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर ये सारे हाइड्रोजन जो H प्लस हैं वो थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से पढ़िए इस क्वेश्चन को कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पर होती है, ल्यूमेन के अंदर होती है, थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर होती है, थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर होती है। ये आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा, थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर। सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। हिंदी में थाइलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर ये क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। ओके, सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि एडिसन रोग किससे संबंधित है, एडिसन रोग किससे संबंधित है। इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ डिजीज दी हुई है अपने को, इन सारी डिजीज जो हार्मोन की वजह से डिजीज होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर एक ना एक क्वेश्चन इनसे पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है कि एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, या तो मान लीजिए एडिसन रोग से पूछा जाए, ग्रेविस डिजीज से पूछा जाए, तो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो रोग हैं इनको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा कि एडिसन रोग किसकी संबंधित है। एडिसन डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, देखो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसके लिए, वो देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है एडिसन रोग से संबंधित। ये देखो एडिसन रोग, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स इनके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं उनके अंडर प्रोडक्शन मतलब कि उनके कम प्रोडक्शन की वजह से कौन सा रोग होता है, एडिसन रोग होता है। और एडिसन रोग के अंदर वीकनेस आ जाती है, आपको थकान महसूस होने लग जाती है, तो ये एडिसन डिजीज है। एडिसन डिजीज किसकी वजह से होता है, एड्रेनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनके कम स्रावण होने से, उनके कम सिक्रेशन होने से एडिसन डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, उनकी कम सिक्रेशन मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंडर प्रोडक्शन, देख रहे हैं ना आप, अंडर प्रोडक्शन मतलब कि कम सिक्रेशन, मतलब हाइपो, हाइपो हाइपो किसके लिए यूज लेते हैं हम, कम के लिए यूज लेते हैं हाइपो। तो ये हाइपो सिक्रेशन है, कैसा सिक्रेशन है, हाइपो सिक्रेशन है। एड्रेनल मेडुला, नहीं यहाँ पर ये गलत हो गया, एड्रेनल मेडुला नहीं आएगा, यहाँ पर भी एड्रेनल मेडुला है तो यहाँ भी ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स ये बात सही है, एड्रेनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनका हाइपो सिक्रेशन मतलब कि उनका कम सिक्रेशन होता है, तो ये यहाँ पर सही है हाइपो सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स के जो हार्मोन है उनकी कम स्रावण से कौन सी डिजीज होती है, एडिसन डिजीज होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिसन डिजीज किसकी वजह से होती है, अधिवक्र वल्कुट के अल्पस्रावन से होती है, किसकी वजह से होती है, अधिवक्र वल्कुट के अल्पस्रावन की वजह से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड के बारे में अपने को गलत स्टेटमेंट चुनना है। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है कि रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदमिंग ऑफ आवर बॉडी। ओके, सेकंड ऑप्शन हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। ओके, इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, डिक्रीज कैल्शियम +2 लेवल। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में इसके लिए क्या दिया हुआ है। पीनियल ग्लैंड जो है, इन सभी ग्लैंड के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ग्लैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाती हैं ज़्यादा, ये है पीनियल ग्लैंड। बहुत सारे क्या काम करती है पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ पर अपन देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है ये इंसुलिन, किसकी, इंसुलिन की कमी की वजह से होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होती है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होती है ये एडीएच हार्मोन की कमी से होती है। ओके, डायबिटीज़ मेलाइटस किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की कमी से होती है। और डायबिटीज़ इंसिपिडस किसकी वजह से होती है, एडीएच की कमी से होती है। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड जो है क्या करती है, ये 24 आवर्स रिदम ऑफ आवर बॉडी मेंटेन करती है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, अगली जो अपन ने बोला था कि बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करती है, स्लिप वेक साइकिल भी रेगुलेट करती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी करती है, पिगमेंटेशन का भी काम करती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, डिफेंस कैपेबिलिटी में भी ये अपना योगदान देती है। तो आप देख रहे हैं कितना सारा काम करते हैं ये एक पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इनके अंदर से ये देखिए यहाँ पर अपन ने अभी देखा है, ये रेगुलेशन भी करती है, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ये बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेशन में मदद करती है, ये भी सही हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करती है, ये भी सही बात है। लेकिन कैल्शियम की तो कोई बात ही नहीं हुई, कैल्शियम की कोई बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द इनकरेक्ट। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रक्त में कैल्शियम के लेवल से पीनियल ग्लैंड का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ओके, तो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए एक बार कि मेलेटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है। मेलेटोनिन हार्मोन किससे स्रावित होता है, एक बार फिर से दोबारा से उसी पर चलिए, पीनियल ग्लैंड पर चलिए। पीनियल ग्लैंड का जो हार्मोन था वो कौन था, मेलेटोनिन था। कौन था, मेलेटोनिन हार्मोन था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेलेटोनिन। मेलेटोनिन किससे स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है मेलेटोनिन हार्मोन। और उसके जो सारे सारे फंक्शन थे वो अपन ने देख लिए। बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, डिफेंस सिस्टम भी रेगुलेट करता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल भी करता है ये, ओके, और भी बहुत सारे काम करता है, स्लीप वेक साइकिल भी करता है ये, 24 घंटे का जो ड्यूरेनल है उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये हो गई पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में अपन ने बहुत कुछ देख लिया है। तो पीनियल ग्लैंड जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से अपन देख सकते हैं। अपन में जो भी बात कर रहे थे कि रोगों के बारे में बहुत ज़्यादा आता है। अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रेविस रोग या फिर एडिशनल जो ये एडिशन डिजीज अपन ने देखी थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है। तो यहाँ पर फिर से आ गया है कि ग्रेविस रोग किसकी वजह से होता है, ग्रेविस डिजीज किसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में दोबारा से चलते हैं अपन। एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके लिए कि एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर के अंदर क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म होता है। क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है। और ये इसके जो कैरेक्टर हैं वो अपने को दे रखे हैं कि एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड अपने गले में होती है वो फूल जाती है, उसका एनलार्जमेंट हो जाता है, ठीक है। आई बॉल्स जो होती हैं ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बाहर की तरफ आई बॉल्स बाहर की तरफ आ जाती हैं, है ना। चलता हुआ आदमी ऐसा लग रहा है जैसे घूर रहा है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है कैसी होती है, इंक्रीज हो जाती है। और वेट जो होता है लॉस हो जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, ग्रेविस डिजीज। ये सारे जब सिम्टम आने लगते हैं। और हाइपरथायराइडिज्म होता है, थायराइड ग्लैंड कैसे होते हैं, हाइपर सीक्रेट करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविस डिजीज बोलते हैं। ये एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर बोले या फिर ग्रेविस डिजीज बोले एक ही बात है। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर किसकी वजह से होता है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होता है। और इसके द्वारा जो कैरेक्टर आते हैं वो आई बॉल बाहर की तरफ आ जाते हैं, वेट लॉस कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो बढ़ जाती है। और ये सारे कैरेक्टर किसकी वजह से हैं, ग्रेविस डिजीज। ये किसके कैरेक्टर हैं, ग्रेविस डिजीज की वजह से हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या था कि ग्रेविस डिजीज किस वजह से होती है, हाइपरथायराइडिज्म की वजह से होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अंदर कहाँ पर दिया हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड हार्मोन, ठीक है, थायराइड दे रखा है, ये तो यहाँ पर सही है, थायराइड दे रखा है। लेकिन एड्रेनल ग्लैंड दे दिया, यहाँ पर ये गलत हो गया, एड्रेनल ग्लैंड नहीं आएगा। ये दो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गए। अब बात करते हैं हाइपो मतलब कम सीक्रेशन, हाइपो मतलब कम होता है, तो ये तो गलत हो गया, हाइपो नहीं आएगा। हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्रेविस डिजीज किस वजह से होती है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और एडिशन डिजीज किस वजह से हुई थी वो भी आप याद रखिएगा, और ग्रेविस डिजीज भी याद रखिए, दोनों डिजीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा अल्पस्रावन से नहीं, ये याद हो जाएगा थायराइड ग्लैंड के अतिस्रावन से। किस वजह से, थायराइड ग्लैंड के अतिस्रावन से, ओके। और एक बात थी कि जो मिनीपोज होता है और एक होता है मिनार्की। मिनार्की जब महिलाओं के अंदर फर्स्ट टाइम पीरियड आना स्टार्ट होता है तो उसे मिनार्की बोला जाता है। और ये 13 से 14 साल की एज में होता है। और वहीं पर मिनीपोज जो होता है वो 50 साल की एज में होता है, 50-55 साल की एज में होता है, जब लास्ट बार पीरियड आता है, मतलब इसके बाद में पीरियड आना बंद हो जाते हैं, तो उसे बोला जाता है मिनीपोज। तो इन दोनों के बीच में आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा कि मिनार्की क्या होता है, मिनीपोज कब होता है। मिनार्की पहले होता है, मिनीपोज लास्ट में 50 की एज में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि एग अपरेटस इज मेड ऑफ, एग अपरेटस जो है वो किस से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ये डायग्राम उठाकर लाया हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये एक एम्ब्रियो सेक का एक डायग्राम है, एम्ब्रियो सेक का एक डायग्राम है। इसमें देखिए ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है, और ये है चलेजा एंड। माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ से जो अपनी वो है वो यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, जो अपनी प्रागनली है वो यहीं से एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से। इसके अंदर यहाँ पर जहाँ से एंटर करती है वहाँ पर आप देख रहे हैं 2 सेल आगे की तरफ हैं जिनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, एक सेल पीछे की तरफ है, इसको बोलते हैं एग सेल। ये तीनों सेल, एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल, ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं एग अपरेटस। क्या बनाती हैं, एग अपरेटस बनाती हैं, ठीक है। एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड सेल मिलकर क्या बनाती हैं, एग अपरेटस बनाती हैं। इस बीच में जो सेंट्रल सेल होती है, ये कैसी होती है, सेंट्रल सेल, बीच में होती है, सेंट्रल सेल होती है, जिसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। और जो चलेजा एंड है, जो कि एंड दूसरी साइड में होता है, माइक्रोपाइलर के एंटी साइड में होता है, उस वहाँ पर 3 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं, 3 सेल होती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं।
अब आप गिनकर ये बताइए कि इसके अंदर, एक एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल होती हैं और कितनी न्यूक्लियस होती हैं। देखिए यहाँ पर 3 सेल तो ये हो गई, 3 सेल हो गई, ठीक है। एक ये बीच वाली सेल, ये वाली बीच वाली सेल हो गई, एक ये जिसको अपन सेंट्रल सेल बोल रहे हैं, एक ये सेल हो गई, कितनी हो गई, 4 सेल हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2 सिनर्जिड हो गई और एक एग सेल हो गई, 3 ये हो गई, 3 ऊपर, 3 नीचे और एक बीच में, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 7 सेल हो गई, कितनी हो गई, 7 सेल हो गई। जबकि आप न्यूक्लियस बताइए सर, यहाँ पर 3 सेल हैं एंटीपोडल में, तो 3 न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल हैं, तो इनके पास 2 न्यूक्लियस हो गए, ये भी ठीक बात है। एक एग सेल है, इसके पास भी 1 न्यूक्लियस है, एक बात ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप सेंट्रल सेल देख रहे हैं, एक बार इसको मैं मिटाता हूँ आपके लिए, ये देखिए, ये देखिए आप कि यहाँ पर जो सेंट्रल सेल है, ये सेंट्रल सेल, ये वाली सेंट्रल सेल है, ये वाली सेंट्रल सेल, ये पूरी एक सेल है, एक सेल है सेंट्रल सेल जिसको बोल रहे हैं। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये आपको यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। कैसे, सेल एक है लेकिन कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस है, 3 सेल है, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, इधर भी 3 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 3 3 6 और 2 बीच वाले के पास है, तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 न्यूक्लियस है। इसीलिए बोला जाता है कि एक मेच्योर एम्ब्रियो सैक होता है, उसके पास 7 सेल होती हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के पास 7 सेल, 8 न्यूक्लियस होता है। तो आप इस बात को याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि इस वाले जो सेशन है, इस वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस गिनी चुनी चीज़ें होती हैं जहाँ से एग्जामिनर रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपसे बार बार पूछी जाती रहती हैं। इंपॉर्टेंट की अपन ने एक बहुत गलत डेफिनेशन अपन ने मन में ले लेते हैं कि जो अपने को नहीं आता है, जो हार्ड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, अपन ऐसे मान लेते हैं कि जो हार्ड है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, जिसका कुछ सिग्निफिकेंट रोल होता है ना, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने को हार्ड चीज़ को पीछे नहीं भागना है कि मेरे को नहीं आ रहा है इसका मतलब हार्ड है, नहीं, हार्ड नहीं है, उसके छोड़ो, उसको नहीं आ रहा उसको हटाओ रंबाद। वो देखो कि इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछता है हर बार, तो उसके पीछे चलो, तो आपको श्योरली बहुत बेनिफिट होगा और आप जो है कम समय में अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है, अपन ने यहाँ तक बात कर ली है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने जो चैनल है इस पर अभी आप देख रहे हैं बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करूं। आप जो बोल रहे हैं कि क्लासेस और लेकर आइए, फिजिक्स के लाइए, केमिस्ट्री के लाइए, तो मैं आपके लिए उन क्लासेस का बंदोबस्त करूं। और तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी सब्सक्राइबर को जल्दी से जल्दी गेन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियोज़ को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।